तो चलिए शुरू करते हैं। 4:05 हो गया है। सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम नीव की जो थर्ड सेशन है हाउ टू काउंट वो बिगिन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्विक रिकैप कि हमने अब तक कौन कौन सी चीज़ें 2 सेशंस में कर ली है। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी इस सवाल से कि जब भी हम काउंट करने जाते हैं तो हमें जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो होती है कि कब ऐड करें और कब मल्टीप्लाई करें। और इस दुविधा का हमने आंसर किया था थ्रू दिस कि आपकी कहानी, जब भी आप कोई सवाल सॉल्व करते हो जिसमें काउंटिंग की ज़रूरत होती है तो उसमें कहानी या तो केसेस की होगी या स्टेजेस की होगी। जब केसेस होता है तब हम ऐड करते हैं और जब स्टेजेस होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर भाषा की तरह से देखें कि कैसे पता चलेगा कि कब केसेस है कब स्टेजेस है, तो जब ईदर और शब्द का प्रयोग हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो केसेस है, और जब एंड और देन का प्रयोग हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो स्टेजेस की कहानी है। राइट। क्वेश्चन उठता है कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट केसेस एंड स्टेजेस। हमें पता कैसे चलेगा कि कोई इवेंट केस है या कोई इवेंट स्टेज है। तो अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास सीरीज ऑफ इवेंट्स है और अगर जो भी इवेंट को आपको पता करना है कि वो केस का हिस्सा है या स्टेज का हिस्सा है तो उस इवेंट को क्रॉस कर दीजिए। उस इवेंट को क्रॉस करने के बाद अगर आपका काम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो स्टेज है, और उसको क्रॉस करने के बावजूद भी आपका काम हो जा रहा है तो इसका मतलब वो जो आपने इवेंट हटाया था वो केस का हिस्सा है। आप समझ गए दोनों में फ़र्क? हमने कुछ एग्जाम्पल भी। ओके। जब भी आप कुछ सॉल्व करने जाते हैं प्रॉब्लम, है ना, तो प्रॉब्लम जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो इवेंट्स में तोड़ते हैं चीज़ों को। अब वो इवेंट स्टेज है या केस है हमें कैसे पता चलेगा? तो केस हमें जब कहते हैं जब हम किसी भी इवेंट, जो भी इवेंट को हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर उसको हम हटा दें और उसको हटाने के बाद अगर आपका काम हो जा रहा है तो इसका मतलब वो केस है, और उसको हटाने के बाद आपका काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो स्टेज है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए। पहला एग्जाम्पल जो आपको पता होगा, मैंने सिटी ए से सिटी बी से सिटी सी के रास्ते बनाए थे। तो ईदर रोडवे और एयरवे, जैसे ईदर रोडवे और एयरवे। अब रोडवे और एयरवे में अगर मैं रोड को बंद कर दूं तो भी आप सिटी ए से सिटी सी जा सकते हैं क्या? यस सर। क्योंकि आप फ्लाइट ले सकते हैं, तो इसका मतलब रोडवे वॉज केस। अब सिटी ए टू बी एंड बी टू सी, अब बी से सी के बीच की जितने भी रास्ते हैं उसको मैं तोड़ दूं तो क्या आप सिटी ए से सी जा सकते हैं? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब ए टू बी एंड बी टू सी ये दोनों स्टेज का पार्ट है। उसी तरीके से आप कपड़े के सेंस में भी देख सकते हैं। ईदर लॉन्ग स्लीव शर्ट और शॉर्ट स्लीव शर्ट। अगर आपको बाहर घूमने जाना है, आपको शर्ट पहनना है, तो कौन सा शर्ट पहना जाए? शॉर्ट स्लीव पहना जाए या लॉन्ग स्लीव पहना जाए? क्या अगर मैं शॉर्ट स्लीव सारे आपके गंदे कर दूं तो क्या आप बाहर निकल सकते हैं? लॉन्ग स्लीव पहन के निकल सकते हैं, है ना। लेकिन आपको बाहर निकलना है अब शर्ट एंड ट्राउजर पहन के। अब मैं आपके सारे शर्ट गायब कर दूं तो क्या आप बाहर जा पाओगे? इसका मतलब ये दोनों स्टेजेस है। अंडरस्टूड? यस सर, अंडरस्टूड। ओके। यस। उसके बाद हमने एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की यूज की थी फाइंडिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स में, है ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स पे फाइंड करने के लिए हमने क्या देखा था कि कोई भी नंबर हो उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है वो बनी होती है प्राइम नंबर से। तो हमने सबसे पहले क्या किया था कि उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, मतलब वो सारे प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई कर लिया और उसके पावर आइडेंटिफाई कर लिए जिससे वो वर्ड जिससे वो नंबर कंप्लीट होता है। अब इसकी जो फैक्टर्स होगी उसकी हमने मॉडल तैयार की। हमने मॉडल जो तैयार की तो उसमें हमने कहा कि इसी प्राइम नंबर्स के ही कॉन्स्टिट्यूएंट से ये मॉडल तैयार होगा। तो हमने उसका एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन तैयार किया, और जब स्टैंडर्ड स्पेसिमेन तैयार किया तो देखा कि हर एक प्राइम नंबर के पावर्स क्या हैं, और उस पावर से हमें पता चला कि हमारे पास कितने चॉइसेस हैं हर एक प्राइम नंबर को यूज़ करने के। और कहानी ये थी स्टेजेस की, तो हमने उसको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाला, जो कि आप देख सकते हो। दिस वॉज द स्टेप 1 क्या था? प्राइम फैक्टराइज। हमने मान लो कोई नंबर लिया 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 4 इंटू 7 स्क्वायर। क्या ये प्राइम फैक्टराइज्ड है? ये सारे कंपोनेंट प्राइम फैक्टराइज्ड है।
उसके बाद हमने इसका मॉडल तैयार किया कि इसकी जो भी मॉडल होगी वो किस शक्ल में होगी, 2 to the power a इंटू 3 to the power b इंटू 7 to the power c। जब मॉडल तैयार किया तो फिर हमने देखा कि ए के पास कितने चॉइसेस हैं, बी के पास कितने चॉइसेस हैं, सी के पास कितने चॉइसेस, दैट वाज आवर स्टेप 3। और हमने देखा कि ए के पास 0 1 2 3 4 5, तो मतलब ए के पास बेसिकली 6 चॉइसेस हैं, और बी के पास 5 चॉइसेस, और सी के पास 3 चॉइसेस। और फिर मुझे जैसा कि पता है कि ओके हम स्पेसिमेन तैयार कर रहे हैं तो ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, सी कुछ भी हो सकता है, और वो जो ऑप्शन है क्या क्या हो सकता है वो भी है। तो कहीं ना कहीं स्टेजेस की कहानी थी, तो हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 5 इंटू 3, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल 90 फैक्टर्स होंगे। राइट, यहां तक भी सब कुछ समझ में आ गया? ओके। उसके बाद हम थोड़े से वेरिएशन में गए थे कि अगर आपको इवन फैक्टर्स निकालना है, आपको ऑड फैक्टर्स निकालना है, आपको मल्टीपल्स ऑफ 3 या मल्टीपल्स ऑफ 7 निकालना है, या मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 7 निकालना है, या मल्टीपल्स ऑफ 3 और 7 निकालना है, तो इन पांचों वेरिएशंस को हमने डिस्कस किया था। जब हम इवन फैक्टर्स की बात कर रहे थे तो हमें पता चल चुका था कि 2 to the power 0 इज नॉट अलाउड, 2 to the power 0 इज नॉट अलाउड, तो मतलब एक चॉइस हमारा 2a वाले में से खत्म हो जाता है, 0 वाला चॉइस। और जब मैं ऑड फैक्टर्स की करूं तो ऑड फैक्टर्स निकालने के दो तरीके हैं, या तो टोटल माइनस इवन कर दूं, या मैं कह देता हूं कि 2 to the power 0 ही अब एक्सेप्ट होगा, बाकी कुछ भी 2 के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और 3 5 7 और जो भी प्राइम नंबर्स हैं उसको अनरेस्ट्रिक्टेड छोड़ देना होगा। मल्टीपल्स, मान लीजिए मल्टीपल्स ऑफ 3 पूछा गया है या मल्टीपल्स ऑफ 7 पूछा गया है, तो उस जैसे मान लो अगर आप 3 का मल्टीपल्स निकाल रहे तो 3 to the power 0 को आप एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, 3 to the power 0 वुड बी लेफ्ट आउट, और बाकी सारी चीज़ों को एक्सेप्टेंस मिलेगा एज इट इज, जैसा कि इवन फैक्टर के केस में हुआ था। मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 7 का मतलब है कि आपको शर्ट और पैंट दोनों पहनने हैं, तो मतलब 3 to the power 0 और 7 to the power 0 ये दोनों अलाउड नहीं है, बाकी सारी चीज़ों में अनरेस्ट्रिक्टेड चॉइसेस पड़े हुए हैं। मल्टीपल ऑफ 3 और 7 में आपको जो बच्चे गलतियां करते हैं वो करते हैं वेन डायग्राम को यूज ना करके। हमने वेन डायग्राम की भी बात की थी लास्ट क्लास में, और हमने कहा था मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 7 का तरीका है मल्टीपल ऑफ 3 प्लस मल्टीपल ऑफ 7 माइनस मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ग्रेट। उसके बाद हमने इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर अप्लाई किया था टू फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स, और उसके लिए हमने क्या किया था, जैसे मैंने एग्जांपल ले लो एक, यहां पे देखो, यहां पे देखो एक नंबर है 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2, और फिर है 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या क्या आ रहा है, एक ये 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 आ रहा है, बेसिकली 6 फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, राइट और रॉन्ग, और वही 6 फैक्टर्स ऐड हो रहे हैं इस प्रोडक्ट से, वही 6 फैक्टर्स ऐड हो रहे हैं। अगर मैं ये नंबर लूं तो इसी नंबर के ये 6 फैक्टर्स हैं और यही ऐड हो रहे हैं, और देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 6 फैक्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 2 स्क्वायर को मैं कर सकता हूं 2 to the power 0 प्लस 2, जस्ट अ सेक, 2 to the power 0, 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1, क्या हो रहा है ये, जस्ट अ सेक, सो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, और 3 to the power 0, 3 to the power 1। और जब हम इस कहानी में पहुंच रहे हैं, और जब हम इस कहानी में पहुंच रहे हैं तो हमारे को सारे फैक्टर्स मिल के दिख रहे हैं। समझ में आई कहानी? तो जब भी सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है हमें क्या करना है, 2 to the power 0, अगर 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 1 है तो क्या कर सकते हैं, 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1। सेम वे अगर आप 3 नंबर्स को देखोगे, ये नंबर है, इसकी इस टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, 18 फैक्टर्स। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 18 टर्म्स निकल के आएंगे। क्या क्या टर्म आए हैं देखो,
दिख रहे हैं? Yes, sir. तो बेसिकली बार बार हम इतना कैलकुलेशन कर नहीं सकते, तो हमें ये ज्ञान हुआ कि जब भी हमें इसका सम फैक्टर्स निकालना है तो हमें टू स्क्वायर को क्या लिखना होगा? 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 स्क्वायर। और 3 टू द पावर 1 को क्या लिखना होगा? 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1। और 5 को क्या लिखना होगा? 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2। लॉजिक समझ में आया? Yes. अब Yes, sir. क्वेश्चन उठता है कि ये जो हमें प्रोग्रेशन लिख रहा हूँ 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, ये छोटा नंबर है तो इसे सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन जब ये बड़ा नंबर हो जाए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? और इसको सॉल्व करने के लिए हमने किस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना? हमने सिंपल सी बात की थी कि अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अगर कोई नंबर ए है और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? ए आर से। किससे मल्टीप्लाई किया? आर से। फिर मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4। क्या देख रहे हो आप? So power increase हो रहा है. आप देख रहे हो आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, हर एक टर्म आर Yes. से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरा सवाल है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ठीक है? ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है, और ये आपका ये फिफ्थ टर्म है आपका। I'm fed up. What is happening? Okay. This is your fourth term. Just a sec. मुझे दिख नहीं रहा है इसका कहाँ से आ गया है। ये रहा। अब ठीक है, चलो। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि पहला टर्म ए था, दूसरा टर्म ए आर, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर, चौथा टर्म ए आर क्यूब, पांचवा टर्म ए आर 4। तो बताओ 100वां टर्म क्या होगा? Sir, है ना, एक पावर कम होगा क्योंकि कहानी स्टार्ट हो रही है आर टू द पावर 0 से। समझ में आई कहानी? Yes, sir. और जब हमें इसका सम निकालना होता है तो वी फॉलो दिस समथिंग, दैट दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज आवर nth टर्म, राइट? और अगर मुझे सम निकालना है तो मैंने क्या लिख दिया? a प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा? ए आर टू द पावर n-2। ये सेकेंड लास्ट टर्म है या ये लास्ट टर्म है? समझ में आई कहानी? Yes. अब मैंने क्या किया? r से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। जब r से मल्टीप्लाई किया तो a क्या बन जाएगा? ए आर। Sir, और ए आर क्या बन जाएगा? AR square, और ए आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? AR cube, और ए आर क्यूब क्या बन जाएगा? AR to the power 4. और यहाँ से जो टर्म होगा वो ए आर टू द पावर n-2 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? ए आर टू द पावर n-1। और ये बन जाएगा ए आर टू द पावर n। समझ में आई कहानी? Yes, sir. और Yes, हमने sir. ऑब्जर्व किया कि ये कॉमन हो गया है, दोनों का सेम पार्ट है। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच की सारी कहानी खत्म हो जाएगी। यू विल बी लेफ्ट विद दिस। लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. और यहाँ से आप कॉमन ले लोगे s इंटू 1 माइनस आर, और यहाँ से आप a कॉमन ले लोगे 1 माइनस आर टू द पावर n। और आप इस तरीके से कहोगे s इज a इंटू दिस इज सम ऑफ gp whose first term is a, common ratio is r and number of term is n। लॉजिक समझ में आया? तो ये आपको ध्यान में रखना है जो मैंने लास्ट टाइम सिखाया।
अलग से मैं सीक्वेंस सीरीज आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको और अच्छे से ये सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर R1 से बड़ा है तो आप ऊपर आगे कर दो, अगर R1 से छोटा है तो ये वाला यूज कर लो, R अगर 1 से बड़ा है तो ये वाला यूज कर लो। ठीक है, दोनों सेम ही चीज है, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, समझ में आई कहानी? यस सर। ओके, आज अब अपनी क्लास हम शुरू करते हैं। आज जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले चीज करने वाले हैं कि सेलेक्ट कैसे किया जाता है। ये हमारा सबसे पहला चीज है जो हम आज जिसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे फैक्टोरियल क्या होता है, इसी से निकल के आएगा कुछ कि फैक्टोरियल की जरूरत क्यों पड़ती है। और फैक्टोरियल जब हम समझेंगे तो फिर हम समझेंगे कि ये जीरो फैक्टोरियल किस बला का नाम है, व्हाट इज दिस जीरो फैक्टोरियल। और जीरो फैक्टोरियल को समझने के बाद हम समझेंगे व्हाट इज एनसीआर एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। तो ये सारी चीजें जो अभी आपको अरबी फारसी लग रही है, लैटिन ग्रीक लग रही है, सारी चीजों का मतलब समझ में आने लगेगा अगर हम थोड़ा सा ध्यान देके सोचें। ठीक है, तो आगे बढ़े। आज समझ में आ गया हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। यस सर। फैक्टोरियल करने के बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। फैक्टोरियल के साथ हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, सो दैट हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है विद द नया जो कहानी स्टार्ट होने वाला है उससे एक फैमिलियरिटी बिल्ड हो जाए। ठीक है, हाउ टू सेलेक्ट को हैंडल करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जानते हो ना क्या होता है? रूल ऑफ सम एंड रूल ऑफ प्रोडक्ट, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम सेलेक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, किसी चीज को सेलेक्ट करने का मतलब क्या होता है हम समझेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? कोई दिक्कत यहां तक? ओके, तो शुरू करें। यस सर। तो आज जो हम पहली चीज जो करने वाले हैं दैट इज हाउ टू सेलेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू, हाउ टू सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने की जैसे हम बात करते हैं तो शुरू से शुरुआत करते हैं। मान लो आपने अपनी फ्रिज खोली, ठीक है, आपको पता चला कि मम्मी ने कुछ चॉकलेट्स लाए हैं, ऐसा कुछ पता चला, और आपने जब अपनी फ्रिज खोली तो देखा एक कैडबरी चॉकलेट पड़ा हुआ है, ओनली वन, एक ही पड़ा हुआ है। आपके भाई बहन ने कोई सबने खा लिए, अब सिर्फ एक ही पड़ा हुआ है। ठीक है, अब बताओ आप क्या क्या चॉइसेस हैं आपके पास, हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव? सर टू। आप कह रहे हो टू। किसी बच्चे को वन तो नहीं लग रहा है? सर मतलब एक चॉइस हो जाएगी खाने की और एक हो जाएगी ना खाने की। हाँ, मतलब गुस्सा भी तो हो सकते हो कि सारे भाई बहन ने सारे चॉकलेट्स खा दी और जो तुम्हें पसंद नहीं है वही छोड़ दिया, ये भी तो हो सकता है, तो तुम गुस्से में ना खाओ। यस सर। या एक बच्चा आपको जो भी होगी खाना ही खाना या खा लो। तो इसलिए जो बट उसको तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जब सवाल पूछा जाता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ना, तो आपको इंटेंशन समझना होता है कि टीचर क्या पूछना चाह रहा है। तो आपके पास कितने चॉइसेस हैं? टू चॉइसेस है ना। कोई डाउट किसी बच्चे को इसमें? नो सर। ओके, नो सर। अच्छा, दूसरी कहानी हो सकती है जब आपने फ्रिज खोला तो आपको एक डेयरी मिल्क सिल्क दिखा और दूसरा कोई चॉकलेट का नाम बताओ। किटकैट। किटकैट दिखा, ठीक है, चलो किटकैट दिखा। अब बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? सर फोर। सर फोर। पॉसिबिलिटीज बताओ। टू इसमें लिखा नॉट ईटन, टू आपने लिखा कि या तो आपने एक भी चॉकलेट नहीं खाया या आपने एक चॉकलेट खाया। अब एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपके पास दो चॉकलेट पड़े हुए हैं और दो में से आपने कितना चूज किया? एक भी नहीं। या तो डेयरी मिल्क चूज करेंगे या किटकैट। या आपने दो में से एक चूज किया। एक चूज किया, या आपने दो में से
दूसरा वाला चूज किया। दोनों चूज किया। यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अग्री करते हो सब लोग? सर हाँ, सर 4 भी तो हो सकती है। क्या 4 क्या? सर जैसे हमने पहला हो गया कि हमने दोनों खाए, दूसरा हो गया कि हमने एक भी नहीं खाया, फिर हमारा वो कि हमने सिर्फ डेयरी मिल्क खाया, फिर हो सकते हैं हमने सिर्फ एक किटकैट खाया। हाँ हाँ, तो वो 2 चूज 1 में आ गया ना, अच्छा वो तो 2 चूज 1 में आ गया। ओके सर। अब बताओ 2 चूज 0 की कितनी पॉसिबिलिटीज है? कितने तरीके से 2 चूज 0 कर सकते हो? सर 1 तरीके से। 1 और दोनों कितने तरीके से उठा सकते हो? एक 1 और 2 चूज 1 में 2 है ना, 2 चूज 1 में 2। सोचना, अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि इसको मैं आगे बढ़ाना जा रहा हूं। अब मान लो आपके पास डेयरी मिल्क भी है, किटकैट भी है, और बताओ तीसरा कोई चॉकलेट? मिल्की बार भी है, ठीक है। अब बताओ क्या क्या कहानी हो सकती है? सर 3 चूज 0, 3 चूज 2, 3 चूज 1, 3 चूज 2, 3 चूज 1, 3 चूज 2, 3 चूज 0, 3 चूज 3। 3 चूज 0, 3 चूज 1, 3 चूज 2, 3 चूज 3। 3 चूज 0 को कितने तरीके से किया जा सकता है काम? 1 और तीनों को उठाया कितने तरीके से आ सकता है? 1 और 3 चूज 1 3 और 3 चूज 2 3 है ना। कोई भी 2 उठाएंगे तो या तो डेयरी मिल्क किटकैट उठा लिया, या डेयरी मिल्क मिल्क बार उठा लिया, या किटकैट और मिल्क बार उठा लिया, है ना। मतलब या तो इसका ग्रुप उठा लिया, या इसका ग्रुप उठा लिया, या इसका ग्रुप उठा लिया, है ना। तो 3 ग्रुप उठा लिया। समझ में आई कहानी? यस सर। ओके, चलो अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाओ, आपके पास 4 चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट ए, चॉकलेट बी, चॉकलेट सी, चॉकलेट डी, चारों डिफरेंट कैटेगरी के चॉकलेट है। तो एक तो हो जाएगा 4 चूज 0, एक क्या हो जाएगा? फिर क्या होगा? 4 चूज 3, 4 चूज 4। यस ठीक है। 4 चूज 0 क्या हो जाएगा? 1 और 4 चूज 4 1 और 4 चूज 1 और 4 चूज 3 और 4 चूज 2। देखो, अब हम यहाँ पे सिंस अभी तक 1 2 3 था तो आप उंगली से काउंट कर पा रहे थे, लेकिन आपको पक्का यकीन था कि वो अच्छा मेथड नहीं। अभी जब आप 3 कहानी देख रहे थे, जब 1 चॉकलेट था, जब 2 चॉकलेट था, जब 3 चॉकलेट था, तो आप उंगलियों से काउंट कर रहे थे। अब लेकिन आपको पूरे दिल से पता था कि ये गलत तरीका है। आपको पूरा यकीन हो रहा था इस पूरे बात से कि ये पूरा गलत तरीका है, क्योंकि आपको उंगली की मदद लेनी पड़ रही थी और आपको लग रहा था कि गलती भी हो सकती है। ठीक है, आपने एक बार भी प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का प्रयोग नहीं किया, तो अब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब 4 चॉकलेट रखे हुए हैं आपके फ्रिज में। अब आप पहला चॉकलेट खाओगे, पहला चॉकलेट खाओगे कि नहीं खाओगे? फर्स्ट चॉकलेट। तो फर्स्ट चॉकलेट जब उठाओगे तो आपके पास कितने चॉइस हैं? सर 4। फर्स्ट चॉकलेट एंड सेकेंड चॉकलेट। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। यस फर्स्ट चॉकलेट आपने खा लिया, अब दूसरा चॉकलेट खाने के लिए आपके पास कितने चॉइस बचे? सर 3 चॉइसेस। 3।
लेकिन आप लोग सारे बच्चे आंसर 6 दे रहे हैं क्योंकि आपने उंगली पे चेक कर लिया कि आंसर 6 होगा। तो जो हम लोग की प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसमें हम क्या गलती कर रहे हैं? हम फिंगर्स का यूज कर रहे हैं, हम वो मेथड यूज नहीं कर रहे थे। देखो, जब आप चॉकलेट ए खा रहे हो तो जब आप पहला चॉकलेट चुन रहे हो तो आप 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो, ए बी सी डी। और जब उसके बाद आप दूसरा चॉकलेट सी उठा रहे हो तो आप 3 ऑप्शन चुन कर रहे हो, 3 है ना, तो 4 इंटू 3 कर रहे हो। लेकिन आपने ये मिस कर दिया कि जब आप इसको 4 गिन रहे थे तो इसमें सी भी काउंट हो रहा था, इसमें सी भी काउंट हो रहा था और इसमें ए भी काउंट हो रहा था। तो मतलब ए सी और सी ए को आपने अलग अलग काउंट कर लिया था, आपने ए सी और सी ए को अलग अलग काउंट कर लिया था। क्या ये दोनों अलग है? नहीं समझ में आया? देखो देखो, आपका जो मेथड है उसमें क्या गलती हो रही है, मतलब 12 आंसर क्यों आ रहा है? देखो, ए के साथ आपने सी उठाया, ए के साथ आपने ध्रुव, वी हैवंट टॉक अबाउट फैक्टोरियल सो डोंट यूज दैट, ओके, विल आर बिल्डिंग थिंग्स, है ना। ए के साथ आपने, देखो ऐसे देखो, ए के साथ आपने बी उठाया, ए के साथ आपने सी उठाया, ए के साथ आपने डी उठाया, बी के साथ आपने ए उठाया, बी के साथ आपने सी उठाया, बी के साथ आपने डी उठाया, सी के साथ आपने ए उठाया, सी के साथ आपने बी उठाया, सी के साथ आपने डी उठाया, डी के साथ आपने ए उठाया, डी के साथ आपने बी उठाया, डी के साथ आपने सी उठाया। अब बताओ, 12 तो इसी हिसाब से काउंट हुआ था ना, लेकिन हमने क्या गलती कर रखी थी? अब देखो, ए बी और बी ए सेम है, सेम है, ए सी और सी एस सर ये भी सेम है, और एडी और डी एडी और डी भी सेम है सर, बीसी और सीबी, सर बी सी और बीडी और बीडी और डीबी और सीडी और डीसी सर सारे सेम है सारे से। सर, तो डिवाइड बाय 2 हो गया। तो आपने गलती क्या की? आपने ऑर्डर कंसिडर कर लिया। जब आपने ये किया था तो आपने ऑर्डर कंसिडर कर लिया। ऑर्डर कंसिडर करने का मतलब समझ रहे हो? पहले ए खाया और बी खाया, इसको एक माना, और पहले बी खाया फिर ए खाया, इसको अलग माना, जबकि ये अलग नहीं था, सेम ही था। यस सर। तो जब आप सेलेक्ट करते हो, व्हेन यू सेलेक्ट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। समझ में आई कहानी? यस सर। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैंने राम को सेलेक्ट किया फिर शाम को सेलेक्ट किया, मैंने शाम को सेलेक्ट किया फिर राम को सेलेक्ट किया, दोनों में कोई फर्क है क्या? तो व्हेन आई से ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, जब सिलेक्शन में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट मतलब मैंने किस 2 लड़के को सिलेक्ट किया या किस 3 लड़के को सिलेक्ट किया, वो 3 लड़कों की समूह इंपॉर्टेंट है, किस ऑर्डर में सिलेक्ट किया वो इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो पहला नाम लूंगा उसमें राम, उसमें वो फर्स्ट आया है, और जो दूसरा नाम लूंगा वो सेकंड आया है, तो राम और श्याम बोलूंगा, फिर श्याम एंड राम बोलूंगा, तो क्या ये दोनों सेम है या अलग है? पहला बच्चा रैंक 1 आया है, दूसरा बच्चा रैंक 2 आया है, राम एंड श्याम, श्याम एंड राम, दोनों सेम है या अलग बातें हैं? अलग बात है ना, क्योंकि राम, पहले केस में राम फर्स्ट आया, दूसरे केस में श्याम फर्स्ट आया, तो दोनों अलग बातें हो गई। आपने कहा था कि ऑर्डर नॉट इम्पोर्टेंट। When selection is taking place, when a group of people is taking place, लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं कि मैं जो पहला बच्चे का नाम लूंगा वो फर्स्ट आया है, और मैं कभी, अच्छा सुनो, ऐसे सोचो ऋषभ, मैंने बोला 2 बच्चे बाहर निकल जाओ, राम श्याम बाहर निकलो, श्याम राम बाहर निकलो, दोनों में कोई फर्क है क्या? नहीं, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था। अब मैं बोलूंगा जो बच्चा फर्स्ट है उसका नाम मैं पहले लूंगा, जो बच्चा सेकंड है उसका नाम दूसरे लूंगा, तो मैंने बोला राम एंड श्याम, ये एक चीज है, फिर मैंने बोला श्याम एंड राम, ये दूसरी चीज है। समझ में आई कहानी? तो सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये बात ध्यान रख लो। जब आप सेलेक्ट करते हो
तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाते हो तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो ऑर्डर को कंसीडर कर ले रहे हैं, 4 into 3 को कंसीडर कर ले रहे हैं एज एन ऑर्डर, लेकिन हमें एक्चुअली में चूज ही करना था दो, तो हमको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? सर डिवाइड बाय 2। तो मैंने इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, नो सर। अच्छा अब आ जाओ। A B C D E 5 चॉकलेट्स आ गए, ठीक है। डोंट वरी, अभी सबको समराइज कर दूंगा, फिर आपको कभी इसमें इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 चूज 0, 5 चूज 1, 5 चूज 2, 5 चूज 3, 5 चूज 4, 5 चूज 5, ठीक है। अब देखो 5 चूज 0 के कितने तरीके हैं, और पांचों को चुनने के कितने तरीके हैं? 5 में से एक को चुनने के कितने चॉइसेस हैं? और 5 में 4 चुनने के कितने चॉइसेस हैं? 5। क्यों होगा 5? क्योंकि मान लो मुझे 5 चॉकलेट खाने हैं, तो मैं ये तो डिसाइड कर सकता हूं ना कि मुझे क्या नहीं खाना है, क्या मुझे नहीं खाना है। अगर मुझे एक जो नहीं खाना है उसको छोड़ दूंगा तो 4 चूज हो जाएंगे ना। यस सर। तो इसलिए ये भी 5 हो जाएगा। समझ में आई कहानी? यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x होगी, क्योंकि 2 चॉकलेट अगर मैं खाऊंगा तो 3 चॉकलेट अपने आप छूट जाएगा, या 3 चॉकलेट खाऊंगा तो 2 चॉकलेट अपने आप छूट जाएगा। समझ में आई कहानी? यस सर। तो ये दोनों x हो। अच्छा मान लो 5 चूज 2 का मतलब क्या है कि आप इनमें से कौन से 2 चॉकलेट खाओगे। 5 चूज 2 का मतलब क्या है? कौन से 2 चॉकलेट खाओगे, कौन से 2 चॉकलेट खाओगे, यही मतलब हुआ ना। और इसका मतलब हुआ कौन से 3 खाओगे, या तो इसको ये भी कह सकते हो ना, कौन से 2 नहीं खाओगे, कौन से 2 नहीं खाओगे। समझ में आई कहानी? किसी बच्चे का माइक ऑन है? ईशानवी, सॉरी सर। हाँ, कौन से 2 चॉकलेट खाओगे, इसका मतलब ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? सर आ गया। और कौन से 3 खाओगे का मतलब ये भी तो हुआ कि कौन से 2 नहीं खाओगे। यस सर। यस सर। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर होंगे। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों बराबर होंगे। ओके। तो इसे मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरा सवाल है कि 5 चूज 2 कैसे सेलेक्ट किया जाए। तो पहला चॉकलेट खाने का चॉइस कितना है मेरे पास? सर 5। और दूसरा चॉकलेट खाने का 4। 5 into 4। और मैं क्या गलती कर सकता था? सर हम डिवाइड बाय 2 ऑर्डर को हमें इंपॉर्टेंस देना है। तो ये भी क्या हो गया? अब इसको देखो, ऐसे देखो, 5 into पहला चॉकलेट, दूसरा चॉकलेट, तीसरा चॉकलेट, पहला चॉकलेट, दूसरा चॉकलेट, तीसरा चॉकलेट। अब बताओ हमने क्या गलती कर दी? सर हम पता नहीं। अब देखो सोचो, ध्यान से देखना। 3 चॉकलेट, ABC, ACB, BCA, BAC, CBA, CAB। ये क्या डिफरेंट है या सेम है? सर सेम। लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाते हो तो ये सेम है या अलग है? सर अलग है। सर अलग है। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका होगा?
सर हम तीन बार ले लिया था इसको। समझ में आ गई कहानी? सर नहीं आया समझ। सर नहीं आया। आपने कौन से 3 चॉकलेट खाए जब आपने प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट लगाया, जब आपने रूल ऑफ प्रोडक्ट लगाया, तो आपने कहा 5 इंटू 4 इंटू 3। अग्री करते हो सब लोग? यस सर। और जब आपने ये कैलकुलेशन किया तो ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी बी ए और सी ए बी को ऑर्डर में रख दिया। और आपने ऑर्डर में जब इसे रखा तो आपने कहा कि ये सब अलग हैं। ये सब क्या हैं? अलग है। अलग हैं। लेकिन वाकई में जब आप सिलेक्शन करते हो तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो फिर ठीक करने के लिए मुझे क्या पता चला? ओके, 2 बंदों में ऑर्डर ठीक करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड किया था, राइट। और 3 बंदों को मैं ऑर्डर ठीक करने से मुझे 3 इंटू 2 से डिवाइड करना पड़ा। समझ में आई कहानी? नहीं समझ में आई कहानी? सर डिवाइड वाली नहीं आई। क्यों 6 को 3 इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं क्या? सर लिख सकते हैं। और ए बी सी इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है? अगर मान लो मैं ये 3 बॉक्स रखूं और आपको ए बी सी का ऑर्डर बनाना है, पहले बॉक्स में आपके पास कितनी चॉइस है? सर 3। और दूसरे बॉक्स में आपके पास कितनी चॉइस है? सर 2। और तीसरे बॉक्स में? सर 1। तो आप कह सकते हो ना ए बी सी की जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 2 होगी। समझ में आई कहानी? यस सर आ गई। यस सर। आ गई? पक्का? यस सर। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 5 चूज 3। और देखो दोनों बराबर है कि नहीं है? यस सर 10 दोनों बराबर है। यस सर सेम आएगा। ठीक है, अब 6 के लिए करेंगे और फिर फॉर्मूला बना देंगे। और फॉर्मूला वो मैं नहीं बनाऊंगा, आप ही बना दोगे क्योंकि आपको पैटर्न दिख रहा है। अब देखो मैं 7 पीस ले रहा हूं, 7 चॉकलेट्स ले रहा हूं, तो सोच के लिखना, ठीक है? ए बी सी डी ई एफ जी, 7 चॉकलेट्स आ गए। Yes, sir. 7 choose 1, 7 choose 0, 7 choose 1, 7 choose 2, 7 choose 3, 7 choose 4, 7 choose 5, 7 choose 6, 7 choose 7। लॉजिक समझ में आया? यस सर। 7 choose 0 1, 7 choose 7 1। समझ में आई कहानी? Yes, sir. 7 choose 1 is 7, 7 choose 6 is 7। समझ में आई कहानी? यस सर। Yes, sir. 7 choose 2 is 7 into 6 by 2। समझ में आई कहानी? यस सर। 7 choose 3 is 7 into 6 into 5 upon 3 into 2। समझ में आई कहानी? Yes, sir. 7 into 6 into 5 into 4 upon 4 into 3 into 2। समझ में आई कहानी? यस यस। जब आपने मान लीजिए ए बी सी डी लिया, अब ए बी सी डी के कितने ऑर्डर्स हो सकते थे? ए बी सी डी के कितने ऑर्डर्स हो सकते थे? पहले बॉक्स में आप कितने डाल सकते थे? 4। दूसरे Sir, बॉक्स 4 में 3। 3, 2, 1. तो ये जो गलती किया उसे ठीक कर लेते हैं। तो कर लिया ठीक। समझ में आई कहानी? Yes, sir. अब सबको समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? ओके। पक्का? ओके, तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज वाई यू आर डिवाइडिंग इट। ठीक है, अब देखो मान लो 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं और आपने 10 बच्चे चुनने हैं। 50 बच्चे हैं और आपने 10 बच्चे चुनने हैं। तो बताओ पहला बच्चा चुनने का कितना चॉइस है आपके पास? 50.
और दूसरा बच्चा चुनने का? 49. 49. तीसरा बच्चा चुनने का? 48. चौथा बच्चा चुनने का? 47. 47. पांचवा? 46. 45. एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा, पांच बच्चा, छह बच्चा, चार बच्चे और चुनने हैं। फिर क्या होगा? 42. 42. यही होंगे? Yes. Yes, sir. और इसको डिवाइड कितने से करना होगा? समझ में आई कहानी? Yes, sir. लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि इतना लिखने में बहुत मेहनत है, इतना लिखने में Yes. बहुत Yes, sir. मेहनत है। तो अब मुझे कोई ना कोई फॉर्मूला डिवाइस करना पड़ेगा सो दैट मुझे हर बार इतना लिखने की जरूरत। कनक को समझ में नहीं आया? ओके कनक देखो, कनक प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Yes. कनक क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है? मैं आपकी क्लास में घुसा, आपकी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, मैंने पहला बच्चा चुना। कितने चॉइस थे मुझे पहला बच्चा चुनने का? 49. अरे पहला बच्चा चुनने का, 50 बच्चे हैं क्लास में। बच्चा चुन लिया. अरे कहाँ चुना, अभी चुनना है। पहला बच्चा चुनने का कितना चॉइस है? 50। चलो पहला बच्चा को चुन के बाहर कर दिया, अब दूसरे बच्चे चुनने के लिए कितनी चॉइस है? 49. 49 बाहर कर दिया। तीसरे बच्चे चुनने की? 48. चौथा बच्चा चुनने की? तो ये तो आ गया. ओके, यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. हड़बड़ाओ नहीं, ये मत बोलो ये आ गया। जो पूछ रहा हूं उसके जवाब दो। मेरे को पता है कि तुम कहीं पे फंसी हो, इसलिए शुरू से पूछ रहा हूं। फिर से स्टार्ट करते हैं, Yes. फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला बच्चा चुनने का? So 50. दूसरा बच्चा? 49. तीसरा बच्चा? 48. चौथा? 47. पांचवा? 46. छठा? 45. सातवां? 44. आठवां? 43. नौवां? 42. 10वां? 41. दूसरा सवाल मेरा, अभी डिनोमिनेटर को मत देखो, नीचे कुछ भी मत देखो। ये बताओ कि इसमें ऑर्डर कंसीडर हुआ है यस और नो? जो अभी हमने किया मल्टीप्लाई, इसमें ऑर्डर कंसीडर हुआ है यस और नो? Yes. यस, वेरी गुड। आपने दो आंसर्स बहुत ही अमेजिंग दिए। ऑर्डर, तो इसका मतलब जो 10 बच्चों को मैंने चुना, जो 10 बच्चों को मैंने चुना, अगर उनको मुझे 10 की लाइन में खड़ा करना है तो कितने तरीके से खड़ा कर सकता हूं? पहले बच्चे को खड़े करने के लिए कितनी चॉइस है? 10 बच्चे जो सिलेक्टेड हो गए हैं, तो पहले बॉक्स में किसको डालूंगा? कितने बच्चों को? कितनी चॉइस है मेरे पास? So 10. दूसरे बॉक्स में डालने के लिए? 9. तीसरा? 8. चौथा? 7. पांचवा? 6. छठा? 5. सातवां? 4. आठवां? 3. नौवां? 2. 10वां? 1. तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है इसको मैंने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है, यस और नो? Yes, sir. तो ठीक करने के लिए क्या करना होगा? Divide. यहां तक समझ में आई कहानी? Yes, sir. अभी इतना ही बात हुआ है। अब कनेक्ट समझ में आ गया? Yes, sir. पक्का आ गया कि फिर से करें? Yes. Sir, आगे पढ़ना. ओके, सर हाँ। सर वो डिनोमिनेटर वाला समझ में नहीं आया। अरे यार, इधर देखो, इधर देखो, ये वाला केस में 2 हमने क्यों डिवाइड किया था? अमन, हमने 2 क्यों डिवाइड किया था? अमन स्विच ऑन योर माइक। क्यों किया था 2 से डिवाइड? क्योंकि ए बी और बी Yes, sir. ए को हमने अलग अलग कंसीडर कर लिया था। लेकिन क्या ये अलग अलग है?
अमन, क्या ए बी और बी ए अलग है? नो सर। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस केस में ए बी सी, ए सी बी, यस सर। बी सी ए, बी ए सी, सी Yes, sir. ए बी, सी बी ए, क्या ये सब एक हैं? यस सर। लेकिन हमने इनको अलग अलग कंसिडर कर लिया है, तो ठीक करने के लिए क्या करना होगा? यस सर। सर डिवाइडेड बाय 6। अब ये 4 की ग्रुप आई, ए बी सी डी, ए बी डी सी, ए सी, ऐसे करके कितने बनेंगे? 24 बनेंगे। वो भी सबको Yes, मैंने sir. एक ही सेलेक्ट कर लिया है, तो ठीक करने के लिए क्या करना होगा? सर डिवाइडेड बाय 20। तो बेसिकली 4 इंटू 3 इंटू 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, और इसको 3 इंटू 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और इसको 2 इंटू 1 से डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आई कहानी? यस सर। यस सर। सेम वे यहाँ पे 10 लोगों को मैंने सेलेक्ट किया है, तो उसका ऑर्डर कितने तरीके से होगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यस सर। समझ में आ गई? यस सर। लेकिन अब हम इसको लिखने में बहुत मेहनत हो रही है कि नहीं? सर हाँ आदित्य। सर अगर हम हम क्लोजेट खोलते हैं और अगर वहाँ पे 5 शर्ट्स हैं, तो सर अगर वो अलग अलग ब्रांड की है, तो सर वहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर हम पहले 5 चूज 1 करनी है, फिर उसके बाद हम दूसरी। हाँ, ये जितनी भी चूज कर रहे हैं हम लोग डिस्टिंक्ट लोगों के लिए कर रहे हैं। ओके सर। सारी चीजें डिस्टिंक्ट है, ठीक है? ठीक है सर। ओके, अब ये जो इतनी बड़ी कहानी है, ये लिखने के लिए मेरे को बहुत तकलीफ होती है, आप लोग को भी हो रही होगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ टूल चाहिए हमें इसको लिखने के लिए आसानी से। तो उस टूल को कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल होता क्या है इसको समझते हैं। अब फैक्टोरियल होता क्या है इसको समझते हैं। अगर मैं कहूं 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होता है? 5 into 4 समझ में आई कहानी? यस सर। मतलब 1 से लेके 5 तक जितने नेचुरल नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसे हम क्या लिखेंगे? सर ये 5 एक्सक्लेमेशन मार्क वाले जो है फिर से बताना। सिंबल सर फैक्टोरियल स्टाइल। हाँ, इसे फैक्टोरियल कहते हैं। इसको, इस सिंबल को फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है? बहुत सारी जगह ऐसे भी लिखा रहता है 5 फैक्टोरियल। दोनों मेथड, दोनों सिंबल चलता है। या तो आप ऐसे लिखते हो 5, या तो आप ऐसे लिखते हो। एक्सक्लेमेशन मार्क वाला बेटर लगता है तो, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो आपने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है? मेरा जवाब फिर से दो। 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 100 into 99 into 98 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। अग्री करते हो? सर तो यही वो टूल है जो कैलकुलेटर्स में भी साइन आता है। हाँ, यही टूल है, ठीक है? अब हम आते हैं अपने बड़े से प्रॉब्लम के सामने, ठीक है? इसको सर मैंने एक चीज नोटिस की थी सर कैलकुलेटर पे कि जब ये डालते हैं जैसे 100 के बाद सर, तो वो उसमें सर कुछ ई लिखकर आ जाता है प्रॉपर वो प्रोडक्ट। बेटा वो लार्जर नंबर के लिए ना एक्सपोनेंट को यूज करते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? ओके सर। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर में ये क्या है? 10 फैक्टोरियल। यस तो डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया 10 फैक्टोरियल। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। और ऊपर लिखा हुआ है 50 इंटू 49 इंटू 48। कहाँ तक लिखा हुआ है? 41 तक लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 41 तक। इसको तो मैं 50 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता हूँ, यस सर। तो इसको 50 फैक्टोरियल लिखने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल डिवाइड बाय 40। यस सर 40 फैक्टोरियल। इसको ऐसे लिख दूंगा तो काम चल जाएगा। यस सर। लेकिन ये जो न्यूमरेटर में मैंने अपने मन से लाया उसको नीचे भी लिखना होगा। यस सर कैंसिल आउट हो।
Yes. अब बताओ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इनटू 40 फैक्टोरियल। समझ में आई कहानी? Yes, sir. Yes sir, आ गई। ये ज्यादा आसान तरीका है। सर लिख देते तो सर उसको भी क्या सॉल्व किया जाता? क्या बेटा? 50 फैक्टोरियल लिख अभी दिया हम लोग सर। जितनी मेहनत किए ना ऋषभ, अभी हम लोग जितनी मेहनत किए हैं और बार बार चीजों को एक्सप्लेन किए हैं, तो वो करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे ही हमें ये फॉर्मूला पता चल जाएगा। लेकिन वो मेहनत कराना जरूरी था। जैसे कनक परेशान हुई, दिशा परेशान हुई, ये होना जरूरी था। ये परेशान अगर आप नहीं होंगे, अमन परेशान हुआ और भी बहुत सारे बच्चे परेशान हुए हैं, नमन परेशान हुआ, कुछ बच्चों ने बोला नहीं होगा लेकिन वो भी परेशान हुए होंगे। लेकिन वो परेशानी से जैसे आप निकलोगे ना, आपको एक बहुत खूबसूरत सी चीज मिलने वाली है। तो उस चीज को एक बार जब परेशान हम होते हैं ना, तो उससे डरा नहीं जाता है। मैथ्स जब हम सीख रहे होते हैं तो हम किसी चीज को लेके परेशान हो रहे होते हैं, तो उससे डरा नहीं जाता है। इसका मतलब आप कुछ सीख रहे हो। देयर इज समथिंग वेरी डीप थिंग विच इज गोइंग टू गेट इनसाइड योर हेड। इसकी वजह से आपको तकलीफ होती है, क्योंकि आपको कंफर्टेबल जोन में रहने की आदत है। तो वो जो चीजें आपके दिमाग में डाली जा रही है ना प्रेशर से, थ्रू न्यू आइडियाज, तो वो आपको अनकंफर्टेबल करता है। इसलिए आप घबराते हैं, पैनिक होते हैं। लेकिन वही सबसे बड़ा सिंबल होता है कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है। ठीक है, समझ में आएगी ये कहानी? Yes, sir. अब मान लो आपके पास 100 बच्चे हैं और आपको 100 में से कितना चूज करना है? 20 चूज करनी है। तो आपका कॉमन सेंस कहता है 100 इंटू 99 इंटू 98 और ये जाएगा 81 तक। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, 81 तक जाएगा। 100 Yes sir, चला जाएगा। और नीचे आ जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18 1 तक। Yes sir. और इसको ठीक करने के लिए आप फैक्टोरियल का मदद लेंगी और इसको आप आगे बढ़ाने के लिए 80 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। Yes. और आप 80 फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिएगा। तो ऊपर देखो क्या बन जाएगा? ठीक है, अब देखो गौर से देखो, 100 के बदले 100 लिखा हुआ दिख रहा है? Yes sir. Yes sir. 20 के बदले 20 लिखा हुआ दिख रहा है? Yes sir. ये देखो 80 कैसे आ रहा है? 100 माइनस 20 से आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes sir. Yes sir. गौर से देखो यहाँ पे 50 चूज 10 था, 50 चूज 10 था, 50 का 50 दिख रहा है यहाँ पे? Yes sir. 10 का 10 दिख रहा है आपको यहाँ पे? Yes sir. Yes sir. और ये 40 50 माइनस 10 दिख रहा है आपको? Yes sir. Yes sir. अब हम इसको फॉर्मुलाइज कर लेते हैं। पहले मुझे बताओ 700 C30 क्या होगा? 670 तो अगर मैं NCR लिखूं, मतलब N चूज R, मतलब सेलेक्ट R डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो बताओ क्या होगा आंसर? n factorial N factorial समझ में आई कहानी? Yes, sir. ओके, अब जो शुरू में हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसको भी ठीक कर देते हैं। देखो शुरू के एक्सपेरिमेंट को देखो, यहां से देखो, सर थोड़ा नोट कर लो। कर ले, डोंट वरी, घबरा क्यों रहा है? सारी चीजें मिल जाएगी, टेंशन क्यों ले रहा है? 7 चूज 0 को मैं लिख देता हूं 7 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। क्या सही है? यस सर। यस सर। इधर देख, 7 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, सही है? यस। इसको देख, 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, सही है?
Yes. Yes. Yes, sir. इधर देख 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल सही है। Yes, Yes, sir. sir. इसको देख 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल सही है। Yes, sir. Yes, sir. इधर देख 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल सही है। Yes, Yes, sir. sir. No, sir. अच्छा ठीक है, मैं समझ गया तुम नो क्यों बोले। 5 factorial, 2 factorial होना चाहिए. ठीक है, दोनों तो सेम ही बात है ना। Sir, order. Yes, sir. Yes. नहीं अभी तो कैलकुलेट करते हैं ना, नंबर है ना, ये नंबर में ऑर्डर क्या। 7 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। Yes, sir. Sir. 7 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। अब Yes, यहाँ पे sir. क्वेश्चन दिख Yes, रहा होगा sir. 0 फैक्टोरियल क्या है सर, Yes. दिख रहा है सबको ये, व्हाट इज दिस 0 फैक्टोरियल। Yes, sir. तो 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मतलब हो गया सर, इसको अभी रट लो। इसको 5 चूज 0 को मैं लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल विच विल बी 1। सही है, गलत या ट्रू। 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ट्रू और फॉल्स। True. 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यही होगा ना। Yes, sir. True. सारे आंसर आ गए। Yes, sir. तो अब उतना मेहनत करने की जरूरत हमें नहीं है. नहीं है। तो अब आपने जो डेफिनेशन बिल्ड किया कि व्हेन यू हैव टू सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम Sir, एक doubt है. from a class of 50 students, तो बताओ आंसर क्या होगा। इन हाउ मेनी वेज। 50C11, आप सबसे पहले क्या बोलोगे 50C11. और जिसका आंसर आप लिखोगे 50. ठीक है। हाँ, कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, डाउट। सर मैं. हाँ बोलो। सर तो सर जो पिछली प्रॉब्लम में सर 0 फैक्टोरियल लिखा था तो सर वो तो 1 है तो सर लिखने की जरूरत है. क्या क्या। सर 0 फैक्टोरियल तो सर 1 होता है तो सर लिखने की जरूरत है. हाँ हाँ, लिखने की जरूरत है। 0 फैक्टोरियल जब भी देखोगे 1 को बता देना है, ठीक है। यस सर. चलो एक दो सवाल करें। Yes, sir. अच्छा बताओ, इफ x फैक्टोरियल इज इक्वल टू y फैक्टोरियल, देन ट्रू फॉल्स बताना है। x इज इक्वल टू y, ट्रू और फॉल्स। सर फॉल्स. कैसे। सर 0 फैक्टोरियल. यस, तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा, वेरी गुड। x फैक्टोरियल इज इक्वल टू y फैक्टोरियल, ये इसका दो आंसर होगा। x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। ये तीन आंसर्स होंगे। समझ में आएगी कहानी। यस सर. यस सर. लॉजिक क्लियर। Yes, sir. ओके Yes, चलो एक yes. और क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इस टू जानते हो ना, रेशो को कहते हैं। Yes, yes. n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2:1। फाइंड n। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया। Yes, sir. आ गया। Okay. ओके सॉल्व करें।
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। यहां तक समझ में आई कहानी? यस यस Yes, सर, sir. तो कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या कैंसिल होगा? सर n फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, पक्का? यस सर। ओके, तो इज इक्वल टू 2 इज ऊपर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। समझ में आई कहानी? यस सर यस सर। पक्का? तो n इक्वल 5। अच्छा, सर एक बार फिर से नहीं तो मैं नेट चला गया। ओके, कहाँ से नेट चला गया था तुम्हारा? जब आपने सर वो फैक्टोरियल पूछा था 15 वाला, यहाँ पे बताओ कहाँ पे? यहाँ पे ठीक है? तो यहाँ पे सर एक भी नहीं था सर, वो क्रिकेट टीम वाला आपने जो पूछा था। अच्छा, वहां से छूट गया था, तो कोई नहीं, अभी Yes, क्या कहते हैं, sir. जो पार्ट छूट गया है ना वो रिकॉर्डेड वर्जन में देख लेना, ठीक है? ओके सर। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल इंटू, यहाँ तक समझ में आई कहानी? यस सर। चलो इसको कॉपी करके नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सर ये वाला क्वेश्चन समझा देंगे आपको थोड़ी? हाँ, समझा देते। देखो ये सवाल है कि दिस इज टू दिस इज 2:1, ये सवाल है और आपको n निकालना है, ठीक है? समझ में आ गया? अब Yes, sir. इसका मतलब क्या होता है? डिवीजन। Yes, sir. डिवीजन का मतलब होता है डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। आ गया, ये Yes, एज इट sir. इज रह गया। n फैक्टोरियल कट गया, न्यूमरेटर में आया 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आया 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। समझ में आ गई कहानी यहाँ तक? Yes, sir. ओके, अब देखो 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। पक्का? यस सर। और ये हो जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 into 1. n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। अब Yes, देखो sir. क्या क्या कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल बढ़िया। फिर देखो ऊपर हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, और नीचे देखो n माइनस 2। अच्छा, ये एक बात बताओ, n माइनस 2 और n माइनस 4 में बड़ा कौन है? n minus 2. n minus 2। पक्का सब लोग यकीन करते हो इस बात पे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? ये समझ में आया? No, sir. यस आ गया। n का मतलब, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू 1 तक होता है कि नहीं होता है? यस सर। क्या मैं n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल? लिख सकते सर। क्या मैं 50 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 50 इंटू 49 फैक्टोरियल? यस सर। क्या मैं n माइनस 2 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल? Yes, sir. क्या मैं n माइनस 2 n माइनस 3 को लिख सकता हूं n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल? यस सर। तो वही किया हूं। समझ में आ गई कहानी? यस सर। आ गए। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया? सर n नेगेटिव नहीं हो सकता? नहीं, n ना 0 से 0 हो सकता है, 0 चूज 0 का, लेकिन आप n को नेचुरल नंबर की तरह ही मानिए, n को ओके। नेचुरल नंबर की तरह ही मानिए। अब देखो ऊपर क्या हो गया, इज इक्वल टू 2 है। यहां तक समझ में आई कहानी? अब Yes, देखो sir. 12 अपॉन n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब ये पुराने ढंग में आ गया, यस सर। अब आ गए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ये बन जाएगा 6, ये हो जाएगा n-2 इंटू n-3। अग्री करते हो सब लोग? यस सर। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 6। अग्री करते हो? यस सर। 6 से 6 कट गया, क्या बचा? n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 0। n इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इससे क्या पता चला? n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 5। n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 5। ये दो आंसर आया। सर ये मिडिल टर्म स्प्लिट से किया? अभी बता दूंगा बेटा। मिडिल टर्म स्प्लिट से कहाँ किया मैंने? जरूरत ही नहीं पड़ी ना। अच्छा सर, यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 कंसीडर नहीं करेंगे आंसर? अब देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 कैंसिल हो जाएगा, बताओ क्यों? सर क्योंकि हम नेचुरल नंबर मान रहे हैं इनको। यहाँ पे देखो n माइनस 2 है, तो n माइनस 2 से ये माइनस 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। माइनस 2 फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं होता। माइनस 2 फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं होता। इमेजिनरी है। नहीं, इमेजिनरी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता। बस अभी यही समझो, मतलब कहानी समझो कि 0 फैक्टोरियल से कहानी स्टार्ट होती है। अगर कहीं पे लिखा रहे -5 फैक्टोरियल तो मान दो इसका कोई मतलब नहीं है। कहीं लिखा हो हाफ फैक्टोरियल तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई कहानी? n फैक्टोरियल का मतलब किसके लिए डिफाइंड है? ओनली फॉर होल नंबर्स, ओनली फॉर होल नंबर्स। देखो मतलब 1 आता तो भी सर, मतलब n की वैल्यू अगर बनाती तो भी सर, मतलब वो हाँ तब भी कैंसिल, क्योंकि n माइनस 2 -1 कर देता ना। यस सर। तो यहां से पता चलता है कि n माइनस 4 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब n हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सर एक बार आगे वाली स्लाइड दिखा। दिखा दूंगा बेटा, दिखा दूंगा। स्लाइड्स को लेके चिंता मत करो, क्वेश्चंस को लेके चिंता सर एक डाउट है। हाँ बताओ। सर इसमें हम ऐसे भी तो कर सकते थे n-4 फैक्टोरियल को n-4 into n-3 into n-3 उससे क्या होता? उससे क्या होता? फिर नीचे n-, तभी तो पूछा था मैंने, दोनों में कौन बड़ा है? वही तो किया ना। n-2 और n-4 में कौन बड़ा है? सर n-2। तो इसलिए तो n-2 को खोला ना, n-4 को छोड़ दिया। अच्छा ओके सर। ठीक है, समझ में आई कहानी? तो हाँ सर। इसलिए n इज इक्वल टू 5 आपका आंसर हो गया। मुझे लग रहा है अभी आप लोग को टेंशन हो रहा है फैक्टोरियल से, बट दैट इज नेचुरल, दैट इज नेचुरल, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। जो जो चीजें हमने सीखी वो मैं आपको बता देता हूं। हमने सीखा हाउ टू सिलेक्ट। सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? नहीं ऑर्डर सर नहीं है इम्पोर्टेंट। इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिर हमने सीखा NCR का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है? सर n चूजर। सर n मीनिंग यू हैव टू सेलेक्ट सर सेलेक्ट n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम a group of n distinct object। और फिर आपने NCR इक्वल टू क्या सीखा? सर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और उसके बाद आप फैक्टोरियल में घुसे और फैक्टोरियल को समझा कि n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फिर आपने देखा 0 फैक्टोरियल को आपने क्या डिफाइन किया? सर 1। उसके बाद आपने सीखा कि n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक। और आपने ये भी सीखा कि NCR इज एक्चुअली इक्वल टू NCn माइनस r विच इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये बात समझ में आई?
यस सर 50 में अगर मैंने 10 बच्चों को चुना है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 50 में मैंने 40 बच्चों को चुना। समझ में आई कहानी? यस सर। क्योंकि 10 बच्चों को अगर मैंने चुना तो 40 बच्चों का ग्रुप तो ऐसे ही बना दिया जिसको नहीं चुना, यस सर। है ना? तो इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। विल डू लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन फैक्टोरियल्स, ताकि हमारी फैक्टोरियल की डर खत्म हो जाए। ये टॉपिक आपको कैसा लगा? मुश्किल लगा, आसान लगा? आसान था सर अभी तक तो इजी है। आसान है लेकिन फैमिलैरिटी नहीं है, हाँ फैमिलैरिटी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको फैमिलैरिटी बिल्ड करनी है। ठीक है, धीरे धीरे टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और पुरानी चीज़ों को प्रॉपरली देख के आना है हमेशा। ठीक है, कनक को टफ लगा, कोई दिक्कत नहीं कनक, दोबारा देखना, समझ में आएगा। कोई भी मुश्किल चीज़ें से घबराना नहीं है, वी हैव टू कीप आवर परसिस्टेंस देयर, चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। ओके, अ लिटिल कंफ्यूजिंग एट द स्टार्ट, लेकिन आप प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ सम को यूज़ करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको अगर दिक्कत हो तो प्लेट में 5 चॉकलेट्स रख लें और उसके बाद एक्सपेरिमेंट कर लें। मम्मी को बता दें कि मैं चॉकलेट्स भर के लाओ, ताकि मैं एक्सपेरिमेंट करके ये टॉपिक समझ सकूं। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे, आप चॉकलेट भी खाएंगे और टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, है ना? यस सर। ओके, ठीक है, इजी टिल नाउ, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट्स और फंडे को बिल्ड करना है। एक बार कॉन्सेप्ट फंडा बिल्ड हो जाएगा तो चीज़ें, आप मुश्किल चीज़ों को भी आसानी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो नीव क्लास, नीव जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे किसी को भी डाउट हो तो वहाँ पे वो प्लेस कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चंस में आपको देखूंगा, कुछ प्रैक्टिस शीट्स भेजना होगा तो मैं प्रैक्टिस शीट भेज दूंगा। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज बिल्ड योर थ्योरी फ्रॉम द लेक्चर। मैं यूट्यूब पे ये वीडियो जब डालूंगा तो उसको दोबारा देख लेना, फास्ट स्पीड में देख लेना, समझ में आ जाएगा दोबारा से। ठीक है, नीव एंड एनटीएससी सेम? नो बेटा, एनटीएससी वुड बी टोटली डिफरेंट, एनटीएससी की क्लासेस अलग से होगी। नीव में जो मैथमेटिक्स यूज हो रहा है दैट इज ऑन हायर साइड, एनटीएससी में आसान मैथ्स आता है। एनटीएससी में जो मैं क्लास में करा रहा हूँ वो काफ़ी है। सर मतलब नीव इससे ज्यादा थोड़ा नीव आपकी आईआईटी जेई की फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है। नीव आपकी एनएससी जेएस और पीआरएमओ जैसे एग्जाम की तैयारी करा रहा है। एनटीएससी आपके स्कूल एनसीईआरटी सिलेबस से ही आता है, तो उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती। सर एनटीएससी 10th क्लास वाले देते हैं 9th क्लास? 10th क्लास वाले बच्चे, 9th के बच्चे एनएससी जेएस देते हैं, एनएससी जेएस। उसके अलावा जो बच्चे लोग एनएसटीएसी हो गया या एसओएफ हो गया, वो सब भी आप दे सकते सर हैं। एनएससीजेएस अभी होगा? एनएससी जेएस का भी नोटिफिकेशन आया नहीं है, आएगा तो आपको पता चल जाएगा। यस सर। ठीक है सर वैसे इस साल मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखे तो 2 ही है ना, एनटीएससी और पीआरएमओ। क्लास 10th में हैं आप? यस सर। हाँ बेटा, इस बार आपका जो मेजर एग्जाम है वो एनटीएससी है। पीआरएमओ आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा फोकस रखो एनटीएससी पे, और जेई फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो, सो दैट जब नेक्स्ट ईयर आप 11th में जाओ तो आपको पहले से बहुत कुछ पता हो। अगर आपको पहले से बहुत कुछ पता होगा तो आपको अपने प्रिपरेशन में काफ़ी लीड मिलेगी। और आपकी हम लोग तपस्या बैच बनाते हैं अक्टूबर नवंबर में, जो क्लास 11th उसी वक्त अक्टूबर में ही शुरू हो जाता है आपका। तो अगर 10वीं क्लास के बच्चों के हम अर्ली बैच लॉन्च कर देते हैं, उन बच्चों के लिए वो बैच होता है जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम और क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। सारे बच्चों को तपस्या बैच में नहीं रखा जाता है, कुछ ही बच्चों को तपस्या बैच में रखा जाता है जिनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। जो नीव में अगर अच्छे से समझ जाएगा तो वो डेफिनेटली तपस्या में आराम से एंटर कर जाएगा। ओके सर। ओके नीव भी एक एग्जाम है क्या? नहीं बेटा, नीव मैंने रखा है क्योंकि आपकी फाउंडेशन, आपकी जड़, आपकी रूट को ठीक कर रहे हैं, दैट इज वाई वी हैव केप्ट दिस नेम एज नीव। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। सर। बाय बेटा, बाय। थैंक यू सर। और किसी बच्चे को कोई सवाल? नो सर। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय एवरीवन।
Anyone wants to say something? Akhil? ठीक है, okay then. Still many students are left there. Yes, sir. Yeah, Dhara, you want to say something? No, sir. Okay then. Bye everyone. Bye, sir. Bye bye.